सेम टू यू। लोहड़ी मनाओ आज। गुड इवनिंग एवरीवन। तो वी स्टार्टेड वर्ड्सवर्थ यस्टरडे। तो हम लोगों ने वर्ड्सवर्थ की कुछ पोएम्स आज हम लोग डिस्कस करेंगे। तो चलो पहले एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं कि वर्ड्सवर्थ के बारे में जो मैंने अभी तक तुम लोगों को बताया है, तो उसके बारे में थोड़ा सा मैं पूछ लेती हूँ। गुड इवनिंग एंड हैप्पी लोहड़ी सोनिका। गुड इवनिंग। तो अभी आज जो है वो स्टार्ट कर रहे हैं, तो स्टार्ट करें भाई। पहले एक बार एक क्विक रिवीजन ले लेते हैं वर्ड्सवर्थ का, उसके बाद। तो चलो मैं पहले आप लोगों से वर्ड्सवर्थ के बारे में कुछ बता देती हूँ, फिर उसके बाद वर्ड्सवर्थ साउदे और कॉलरिज को लेक पोएट या जो है लेकर्स जो कहा था वो जेफरी ने कहा था। और ये कोई टर्म जो है वो कोई बहुत अच्छे सेंस में नहीं कही गई थी। ये एक एब्यूजिव आर्टिकल में जेफरी ने कहा था वर्ड्सवर्थ को और कॉलरिज और साउदे को लेकर्स या लेक पोएट्स। वर्ड्सवर्थ 1790 में गया था फ्रांस, स्विट्ज़रलैंड और जर्मनी के टूर पे, और जिस चीज़ को उसने उतारा है अपनी पोएम डिस्क्रिप्टिव स्केचेस और एन इवनिंग वॉक में। ये पोएम्स ये बताती हैं कि शुरुआत में वर्ड्सवर्थ वाज नॉट फॉलोइंग द आइडियल्स ऑफ सिंपल पोएम्स, कि वो जो है सिंपल पोएम्स का आइडियल फॉलो नहीं कर रहा था, क्योंकि उसने इन पोएम्स को लिखा है हीरोइक कपलेट में। और हीरोइक कपलेट में लिखने की वजह से ये पोएम्स जो हैं, हीरोइक कपलेट जो कि ऑगस्टन एज में फेमस था 1793 में। वर्ड्सवर्थ ने प्रिल्यूड जो प्रीफेस लिरिकल बैलेड्स लिखा वो 1798 में लिखा, जिसे कहते हैं रोमांटिक एज की शुरुआत हुई। और प्रीफेस जोड़ा उसमें 1800 में, और उसी में ही उसने जो है ये अपना एक उसने प्रीफेस में अपनी थ्योरी बताई कि अ पोएट इज़ अ मैन टॉकिंग टू मैन, कि एक पोएट वो इंसान होता है जो इंसान से बात कर रहा होता है। उसकी फिलॉसफी की, उसकी थ्योरी के क्रिटिसाइज करा है कॉलरिज ने अपने वर्क बायोग्राफिया लिटरेरिया में, ठीक है। और वर्ड्सवर्थ ने जब लिखा प्रिल्यूड, प्रिल्यूड जो है वो आया बहुत महत्वाकांक्षी जो है वो वर्क था। पहले 2 बुक्स में आया, 99 में, 1805 में 13, और उसके बाद 1850 में 14 किताबों में आया। प्रिल्यूड को कहा जाता है लिरिकल बिल्डिंग्स रोमन, जो कि रिचर्ड क्लार्क ने कहा था। और उसको जो है वो उसका प्रिल्यूड द ग्रोथ ऑफ अ पोएट्स माइंड, जो उसकी स्पिरिचुअल ऑटोबायोग्राफी है। वर्ड्सवर्थ एक हाई प्रीस्ट ऑफ नेचर था, और यही चीज़ हमें देखने को मिलती है उसकी पोएम्स में। हम लोग जो पोएम्स डिस्कस कर रहे थे, हमने पोएम डिस्कस करी थी कल लेडोमिया। अब लेडोमिया जो पोएम थी, अगर आपको याद हो, वो किस पर डिपेंड, लेडोमिया एक क्लासिकल और नैरेटिव पोएम है। आप लोग अब जवाब दीजिए, लेडोमिया किस इवेंट पर आधारित है? फटाफट जवाब दीजिए, स्क्रीन पे मुझे आपके जो है जवाब दिखने चाहिए। किस पर आधारित है? गुड इवनिंग वंदना। किस पर आधारित है लेडोमिया पोएम? बिल्कुल सही, ट्रोजन वॉर पे। कब लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने? वॉर, बिल्कुल ट्रोजन वॉर, बिल्कुल सही। किस जो है ईयर में लिखी थी? अरे बहुत होशियार हो भाई, अब तो तुम्हारी तारीफ मैंने दोपहर वालों से भी करी है। 1815 में, 1815 में जो है वो लिखी गई थी, बिल्कुल। और व्हाट इज़ द नेम ऑफ लेडोमियाज जो है हस्बैंड? व्हाट इज़ द नेम ऑफ लेडोमियाज हस्बैंड? जल्दी जल्दी बताओ। लेडोमिया के हस्बैंड का नाम क्या था? प्रोटेसिलाउस। अच्छा, ये बिल्कुल सही। अच्छा, ये लाइन किस पोएम के बारे में कही है कि द ग्रोइंग एंड विदरिंग ऑफ ट्रीज गेव मी द थॉट टू राइट दिस पोएम। द ग्रोइंग एंड विदरिंग ऑफ ट्रीज गेव मी द थॉट टू राइट दिस पोएम। किस पोएम के बारे में? बिल्कुल सही, लेडोमिया के बारे में कहा गया है, बिल्कुल सही बात है। अच्छा, लेडोमिया। अच्छा, ये बताइए, हु इज़ द स्टर्न डॉटर ऑफ गॉड?
हु इज द स्टर्न डॉटर ऑफ गॉड? बहुत बढ़िया जवाब दे रहे हैं आप लोग, वेरी गुड, बहुत अच्छा। ड्यूटी, ओड टू ड्यूटी, ड्यूटी इज द स्टर्न डॉटर ऑफ गॉड, बिल्कुल सही जवाब, बहुत बढ़िया। हाँ जी, तो कल ये बताइए, ओड टू ड्यूटी भी हो गया था, ओड टू ड्यूटी हो गया था ना? हाँ जी, हाँ जी, ओड टू ड्यूटी हो गया था। अब आज हम लोग दूसरी पोएम जो है वो स्टार्ट करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। ये मैंने यहाँ पे लिखा है, ये नाम आपको दिख रहा होगा, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये पोएम जो है इसके बारे में थोड़ा सा मैं आपको बता दूं, उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगी। रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस, ये पोएम वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी 1802 में, और ये पोएम पब्लिश हुई थी 1807 में। तो चलिए थोड़ा सा इस पोएम के बारे में बताती हूँ। इस पोएम के बारे में वर्ड्सवर्थ ने टाउन एंड ग्रासमेयर डव कॉटेज में जब वो था, तो उसने ये टाउन एंड ग्रासमेयर में जब वो था, तो उसने ये पोएम कंपोज करी, रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस। एक्चुअली क्या हुआ कि वर्ड्सवर्थ जो है उसने इसमें सबसे पहले जो इस पोएम का लाइंस जो दी हैं रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस की, जो मैं अभी आपको लाइंस बताऊंगी, उसमें उसने नेचर के बारे में बताया है कि नेचर का रूप पहले कैसा था, और रात भर बारिश हुई, अब सन जो है वो काम है। तो दिखाता है कि वो अपनी वॉक पे गया था, और वॉक पे जाते हुए उसे एक व्यक्ति मिला जो कि बहुत बूढ़ा था, और वो ज़मीन में से जो है वो जोंक इकट्ठी कर रहा था, लीच। और जब उस आदमी से वर्ड्सवर्थ ने बात करी, तो उस आदमी ने, उसको ऐसा लगा वर्ड्सवर्थ को जैसे कि वो भगवान का भेजा हुआ एंजल हो। क्यों? क्योंकि वो इंसान जो है वो इससे, वो रेजोल्यूशन कहता है, एक दृढ़ निश्चय होना चाहिए, और एक इंडिपेंडेंस, हर चीज़ से मुक्ति की भावना होनी चाहिए। उस इंसान ने वर्ड्सवर्थ को ये सिखाया कि ओल्ड एज में भी कैसे अपने आप की, अपना सेल्फ रिस्पेक्ट बनाए रखते हुए वर्क किया जाता है। वो लीच गैदरर था, जोंक इकट्ठी करता था और अपने जीवन यापन के लिए बेचता था, लीच गैदरर, यस। और वो जो है वर्ड्सवर्थ ने इसमें इस चीज़ को माना कि वो एक एंजल था, भगवान की तरफ से भेजा हुआ, और जब कभी वो उदास होता है तो वो लीच गैदरर को याद कर लेता है। ये तो हुई इस पोएम की वो बातें जो अधिकतर सबको पता है कि रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का ओरिजिनल टाइटल था लीच गैदरर, और वर्ड्सवर्थ ने 2 साल पहले, जब मतलब इस पोएम को लिखने से पहले, वो एक व्यक्ति से मिला था जिसने अपनी ज़बानी ये सब बताया था, और ये इसका प्रीफेस बना था कि कैसे वो ये पोएम जो है लिखी। इस पोएम में वर्ड्सवर्थ ने याद करा है 2 प्री रोमांटिक्स को, चैटरटन एंड रॉबर्ट बर्न्स को, उन्हें याद किया है। और चैटरटन, जो कि बहुत, दोनों के दोनों पोएट्स काफ़ी जल्दी चले गए, वर्ड्सवर्थ इसमें कहता है कि ये जो दोनों पोएट्स थे, ये जो पा सकते थे, जो बुलंदी पे पहुंच सकते थे, वो पहुंच नहीं पाए। तो वो चैटरटन को तो इसमें एक मार्वेलस बॉय कह के संबोधित भी करता है। और फिर उसके बाद लीच गैदरर की कहानी। तो इस रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस का जो सबटाइटल है लीच गैदरर। और ये बताइए यहाँ तक इसकी कहानी समझ में आई या नहीं आई? तो बताओ, फिर मैं आगे इसको लिख देती हूँ, बताइए। बताइए भाई, यहां तक बात समझ में, तो फटाफट इसको लिख लीजिए। रिटन इन 1802, published in 1807, it was originally called Leech Gatherer.
The reference which Wordsworth gave to this poem is this old man I met a few hundred yards from my cottage and the account of him is taken from his mouth. ठीक है, इसके बाद और बता रही हूँ ये वाला, पहले यहां तक लिख लो, जब लिख लोगे तो मुझे बता देना। लिख लेना। डन, नीचे का भी लिख लिया। वेरी गुड। अब इसकी कुछ लाइंस हैं जो मैं आप लोगों के बारे में लिख लिया। ओके, तो भाई रेजोल्यूशन एंड इंडिपेंडेंस में बेसिकली जो हमें जानना है वो यही था कि इसमें जो है 1802 में पब्लिश हुई, 1807 में लीच गैदरर यानी कि जोंक इकट्ठे करने वाले की कहानी जो है बताई है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जो मैंने बुक में भी देखे हैं और कुछ क्वेश्चंस को ही मैं आपके पोएम के उसमें जो है वो बना देती हूँ। तो दिस ओल्ड मैन, अब आप इस लाइन से याद रखेंगे ये रेफरेंस किसका है, तो लीच गैदरर का है, जो मैंने आपको समझा दिया। इस पोएम में ये भी क्वेश्चन आता है कि थॉमस चैटरटन को उसने किस में याद करा है, तो और रॉबर्ट बर्न्स को, ये दोनों पोएट्स हैं, तो किस में याद करा है, लीच गैदरर में। वैसे आप लोग बहुत अच्छे से पढ़ रहे हो। इसे मिटा दूँ तो बताइए, मिटा दूँ इसे? ये देखिए, द रेफरेंस, दिस ओल्ड मैन आई मेट फ्यू हंड्रेड यार्ड्स फ्रॉम माई कॉटेज, कि इस बूढ़े आदमी से मैं अपनी कॉटेज में कुछ 100 यार्ड्स पहले मिला, एंड द अकाउंट ऑफ हिम, और ये जो कहानी है ये मैंने उसी के मुंह से सुनी है। तो भाई यहाँ तक सबको समझ में आ गया। और अभी रिवीजन भी करवाऊंगी, आपको पता ही है कि रिवीजन है। मैं तो आज दोपहर वालों से भी आपकी तारीफ करी, मैंने कहा सबसे अच्छे मेरे शाम वाले बच्चे हैं, कम से कम जो है बेचारे पढ़ते तो हैं। मगर ज़्यादा हवा में मत आ जाना, नज़र ना लग जाए कहीं। रन्ना कह रही है थैंक्स मैम। चलो इसकी लाइंस लिख लेना, ये इसकी ओपनिंग लाइंस हैं। There was a roaring in the wind all night. The rain came heavily and fell in the flood. But now
द सन इज राइजिंग काम एंड ब्राइट। भाई देखो पोएम्स की लाइंस भी तभी आप याद है, नहीं मैम अभी तो बिगनिंग है, लगने नहीं देने के, अच्छा अभी कंप्लीट नहीं हुआ वो बैच मैम। अरे वो तो फिर दोबारा से शुरू हो गया ना, वो वाला भी तो शुरू, नया तो शुरू हुआ है वो भी, जैसा तुम्हारा शुरू हुआ है। ये तो चलता ही रहेगा जब तक पेपर नहीं होने का। जिनका खत्म होता जा रहा है वो जाते जा रहे हैं। ऐसा अभी तक कोई गया नहीं है, सबका यही है कि भैया पढ़ ही लो। बात ये होती है ना खुद से करने में, फिर बच्चे जो है ना वो लापरवाही ज़्यादा कर लेते हैं। यहाँ तक लिख लो। जब यहाँ तक लिख लो तो फेल इन द फ्लड, फ्लड FLOOD। आज ना थोड़ा सा हाथ में दर्द है तो थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम हो रही है। चलो भाई एग्ज़ाम कब होगा भाई, अभी तो इसके बारे में मैं अभी कुछ नहीं कह सकती हूँ। देखो बोल दूँ, देयर वॉज अ रोरिंग इन द विंड ऑल नाइट, द रेन केम हैविली एंड फेल इन द फ्लड, बट नाउ द सन इज राइजिंग काम एंड ब्राइट, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द डिस्टेंट वुड्स। इसे समझा देती हूँ कि भाई रोरिंग की सारी रात जो है वो थंडर की आवाज़ जो है वो आती रही, रेन जो है बहुत तेज बारिश हुई, एंड फेल इन द फ्लड। आप देख रहे हैं कि ये नेचर की पूरी जो इमेज है वो आ रही है, पूरी नेचर की इमेज है। बट नाउ द सन इज राइजिंग काम एंड ब्राइट, लेकिन अब सूरज चमक रहा है, और द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द डिस्टेंट वुड। ठीक है, अच्छा वो उसको नहीं नहीं नहीं, वो बोलने से कुछ नहीं होगा, फिर मुझे बात ये ना पोएम की लाइंस वगैरह कैसे बोलूँगी। ठीक है, इसलिए अब बताओ यहाँ तक लिख लिया तुम लोगों ने, तो बताओ तो मैं दूसरी पोएम बताऊँ फिर। तो मैं अब दूसरी पोएम पहले समझाऊंगी, आपके हाथ को इसलिए बोल दीजिए। नहीं नहीं कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा ये अब मैं दूसरी पोएम पहले तुम्हें समझा देती हूँ, फिर उसके बाद इसके बारे में बताऊंगी। दूसरी पोएम है हमारी द सॉलिटरी रीपर। सॉलिटरी रीपर ये एक लिरिक है, हालांकि इसको बैलेड माना गया इसमें, लेकिन सॉलिटरी रीपर वर्ड्सवर्थ जब स्कॉटलैंड गया था तो वहाँ पर एक लड़की, जो वहाँ स्कॉटलैंड के खेत होते हैं हाईलैंड, जो लॉस मीन्स लैस मीन्स लड़की, वो जो है वो लड़की वहाँ पर खेतों में गाने गा रही है, और वो जो है अपनी फसल जो है वो काट रही है और गाने गा रही है। जिस लैंग्वेज में वो गाने गा रही है उस लैंग्वेज का नाम है गेलिक, GAELIC, गेलिक लैंग्वेज। गेलिक लैंग्वेज का मतलब होता है जो स्कॉटलैंड की वर्नैकुलर लैंग्वेज है, देसी लैंग्वेज है, उसे गेलिक कहते हैं। तो वर्ड्सवर्थ जो है वो इसमें जब जाता है वहाँ पर, तो वो उस लड़की के गाने को सुनता है तो वो इतना प्रभावित हो जाता है कि वो उस पर एक पोएम ही कंपोज कर देता है, और उस पोएम में उस लड़की के लिए वो कहता है उस गाने के लिए कि मेरे को अब उसके गाने की आवाज़ नहीं आ रही है, मगर उसके म्यूज़िक को मैं अपने दिल में जो है वो लेकर चला आ रहा हूँ। ठीक है, तो ये है सॉलिटरी रीपर। इसमें से क्वेश्चन आया था कि सॉलिटरी रीपर आखिर है क्या, तो एक्चुअली ये है तो लिरिक, लेकिन अब आयोग ने इसे बैलेड मान लिया था, लेकिन ये लिरिक है। बैलेड और लिरिक में अंतर ये होता है कि बैलेड जो होती हैं कि वो वॉर की या किसी हीरो की कहानी जो है वो कहानी कही जाती है। एपिक होता है जब महाकाव्य, और बैलेड होता है कि जब शॉर्ट में किसी हीरो की या कहानी, युद्ध की कहानी बताई जाती है, कहानी गीत के माध्यम से उसे बैलेड कहते हैं। तो ये है तो लिरिक, लेकिन इसे जो है मतलब बैलेड इसमें कह दिया। अब मेरे हिसाब से तो, मेरे हिसाब से क्या, किताबों के हिसाब से भी ये जो है
लिरिकल ये जो आपका है दैट इज द सॉलिटरी रीपर, इट्स अ लिरिक। और ब्रैकेट में लिख लेना बैलेड। अब मैं क्या कहूँ बताओ इसमें, ठीक है। 1805 में लिखा था और 1807 में ये पब्लिश हुआ था। तो अभी सॉलिटरी रीपर के बारे में बताया मैंने आपको। एक पोएम और बता देती हूँ, दोनों इकट्ठी लिख दूंगी। फिर सॉलिटरी रीपर के बारे में बता दिया है आपको। अब मैं आपको एक और पोएम के बारे में बता रही हूँ। पहले बताओ यहाँ तक बात समझ में आई हो तो बताओ। सॉलिटरी रीपर के बारे में समझ में आया हो तो बताओ। आ गई बात, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ के बता रही हूँ इसके बाद मैं आपको माइकल के बारे में बता रही हूँ। पोयम माइकल के बारे में सुनिए। माइकल जो पोयम है वर्ड्सवर्थ की, अब बैलेड या लिरिक क्या करें यार, बताओ क्या करूँ इस पर भी। मैं भी थोड़ा, वैसे तो ये लिरिक ही है यार, क्या बताऊँ, ठीक है, ये लिरिक ही है और अलग अलग जगह, बट इट्स अ लिरिक, लिरिक ही लिखना है इसके लिए। अब मैं आपको माइकल के बारे में बता रही हूँ। माइकल जो पोएम थी वो लिरिकल बैलेड्स में इंक्लूड होने वाली लास्ट पोएम थी। मतलब कि लिरिकल बैलेड्स में, मैम एग्जाम में कौन सा ऑप्शन सही होगा भाई, इस बार तो एग्जाम में बैलेड माना गया उसे सही, क्या करें बताओ। और है वो लिरिक, डिफरेंट किताबों में डिफरेंट वो दे रखा है, अब क्या करें उस चीज़ को बताओ। उसमें तो बैलेड माना गया इसे, अब आयोग की मर्जी है। अब जो मैं पढ़ा रही हूँ वो नहीं सुन रहे। माइकल जो है वो वर्ड्सवर्थ की नैरेटिव पोएम है माइकल। ये लिरिकल बैलेड्स में, हाँ ऐसे कर लो, लिरिकल बैलेड्स में इंक्लूड होने वाली लास्ट पोएम है। इससे पहले रूथ आई थी, रूथ के बाद ये 1800 में आई है ये पोएम, जब प्रीफेस जुड़ा था। तो ये लास्ट जो है उसमें जुड़ी थी माइकल। अब माइकल पोएम क्या है उसके बारे में सुनो। माइकल जो पोएम है इसमें नैरेटिव, एक्चुअली वर्ड्सवर्थ की जितनी भी तुम पोएम्स मैं आपको बता रही हूँ, वो वर्ड्सवर्थ की सारी पोएम्स जो हैं वो नैरेटिव पोएम्स हैं, यानी कि कहानी कहती हुई पोएम। तो ये जो पोएम है माइकल, इसमें भी इसने वर्ड्सवर्थ ने क्या बताया है कि वर्ड्सवर्थ इसमें बोलता है कि माइकल जो है वो एक शेफर्ड है और उसका वो 80 ईयर्स ओल्ड है और उसकी पत्नी है इज़ाबेल जो उससे 20 ईयर्स जो है वो छोटी है, और उनका एक बेटा है ल्यूक। जब ल्यूक बड़ा होता है तो माइकल के पास खेत हैं, लेकिन ऐसा कुछ होता है कि वो अपने खेत अपने बेटे को नहीं दे सकता है। कुछ इस तरीके की दुर्घटना घटती है कि ही इज़ अनेबल टू पास हिज लैंड टू हिज सन। उसके बेटे को जब तक वो नेचर में होता है तब तक वो बहुत अच्छा होता है। उनके जिस कॉटेज में रहते हैं उस कॉटेज का नाम है इवनिंग स्टार। एक्सक्यूज मी। लेकिन होता क्या है कि जो माइकल का बेटा है ल्यूक, वो लंदन चला जाता है और अपने सपनों को पूरा करने के लिए अपने एक अमीर रिश्तेदार के पास चला जाता है। वहाँ वो गलत कार्यों में फंस जाता है और अपने माता पिता के पास वापस लौट के नहीं आता। उसका इंतज़ार करते हुए ही उसके पिता की मृत्यु हो जाती है, माता पिता की मृत्यु हो जाती है। वो जो झोपड़ी है इवनिंग स्टार वो टूट ध्वस्त हो जाती है। एक ओक ट्री उनकी दयनीय दशा के बारे में बताता हुआ वहाँ पर रह जाता है। हालांकि माइकल इतना कमज़ोर नहीं था, लेकिन वो अपने बेटे के इस कुकृत्य से उबर नहीं पाता। तो ये जो कहानी है इसमें माइकल की, और उसमें तो इसमें वर्ड्सवर्थ ने एक संदेश ये दिया है कि ल्यूक जब तक वो नेचर की गोद में था, यानी कि व्हेन टिल ही वॉज इन द लैप ऑफ नेचर ही वॉज प्योर, बट द मोमेंट he went to London, the moment he went away from nature, he lost his purity. वो पूरी तरीके से अपनी पवित्रता जो है वो छोड़ देता है। तो जैसे कि अगर हम इसे कंपेयर करें तो ऑगस्टन एज के जो पोएट्स थे उनमें से, और जो उन्होंने कहा भी है
कि अगर लंदन किसी को नहीं पसंद है तो इसका मतलब कि वो अपनी ज़िंदगी में उसे कुछ भी पसंद नहीं है। लेकिन जो रोमांटिक एज के पोएट्स थे उन्होंने लंदन को हेल एंड शैले ने हेल से कंपेयर करा है, हेल इज़ अ सिटी मच लाइक लंदन। और वर्ड्सवर्थ ने भी यहाँ ये बताया है कि जो सिटी लाइफ होती है, जैसे लंदन को उन्होंने इसमें रखा कि वो इम्प्योर कर देती है और ओनली नेचर कैन गिव यू द प्योर थिंग्स ऑफ लाइफ। तो बताइए भाई, यहाँ तक अगर यहाँ तक बात समझ में आ गई। और ये पोयम ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। ब्लैंक वर्स का मतलब होता है कि जिसमें कोई राइम स्कीम नहीं होती। तो ये पोयम भी ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। यहाँ तक बताइए, बात समझ में आ गई हो तो बताइए। आ गई? तो चलो अब दोनों को लिख लेते हैं। अब जो मैंने पढ़ाई है वो तो बाद में लिखवाऊंगी, पहले इससे पहले टिंटन एवे लिखवाऊंगी। ये दो पढ़ा दी, ये बाद में लिखवाऊंगी, पहले टिंटन एवे लिखवाऊंगी। देखिए, अब हम लोग जो नेक्स्ट पोएम ले रहे हैं दैट इज टिंटन एबे। टिंटन एबे के बारे में लिख लीजिए। टिंटन एबे के योर एक्सप्लेनेशन इज शॉर्ट एंड इंटरेस्टिंग, थैंक यू वेरी मच नवीन। टिंटन एबे, या हम इसको लेते हैं, मैं पहले टिंटन एबे करवा रही हूं तो ये लिख लीजिएगा। few miles above टिंटन एबे। ठीक है, ये लिख लीजिएगा। इट इज अ ड्रामेटिक लिरिक। इस पे भी बहुत कंफ्यूजन होता है, कई किताबों में आपको इसका ड्रामेटिक मोनोलॉग मिलेगा, बट इट्स अ ड्रामेटिक लिरिक। इट वॉज कंपोज्ड इन अ सिंगल डे। थोड़ा सा इसके बारे में ये वाला भी बता दूं, ये पोएम टिंटन एबे जो है, अ फ्यू माइल्स अबव टिंटन एबे, ये पोएम जो लिखी थी वर्ड्सवर्थ ने, ये 13 जुलाई 1798 में लिखी थी। आप देख रहे हो ये 18वीं सेंचुरी का एंड है, ठीक है। और ये एक ड्रामेटिक लिरिक है। ड्रामेटिक लिरिक का मतलब होता है कि जिसमें एक पोएम, एक गीत जिसमें ड्रामा जैसी क्वालिटीज़ हों, उसे कहा जाता है ड्रामेटिक लिरिक।
ये पोएम ना केवल वर्ड्सवर्थ ने एक ही दिन में कंपोज कर दी थी। और इस पोएम के बारे में तो आप ये देखिए, ये 2016 का जो पीजीटी का पेपर है उसमें ये क्वेश्चन आया था कि मैं इसके ऑप्शंस भी आपको बताती हूँ कि विच वर्क ऑफ वर्ड्सवर्थ हैज़ बीन कॉल्ड द फाइन फ्लावर ऑफ 18th सेंचुरी मेडिटेटिव पोएट्री। तो उसमें था लिरिकल बैलेड्स, इमोर्टलिटी एओड, द रेक्लूज, द टिंटन एबे। तो टिंटन एबे को कहा जाता है कि ये 18वीं सेंचुरी का फाइन फ्लावर है। ये से मैंने इसमें ऐड कर दिया क्योंकि मेडिटेटिव का मतलब होता है जिस पर हम सोचते हैं, विचार करते हैं। तो एक ही यही पोएम है जिसे 18वीं सेंचुरी, भाई 1798 है, 18वीं सेंचुरी का अंत है, तो उसे फाइन फ्लावर ऑफ मेडिटेटिव, यानी कि जिस पे आप नेचर को, इसमें वर्ड्सवर्थ ने किस रूप में दिया है ये आपको मैं बताती हूँ इस पोएम के बारे में। कि वर्ड्सवर्थ ने इसमें अपनी नेचर के प्रति प्रेम को 3 स्टेजेस में बताया है। जब वो बच्चा था, जब वो जवान था और जब वो एडल्ट हो गया। तो 3 स्टेजेस में उसने अपने प्रेम को बताया है नेचर के प्रति। उसमें कंटेम्पलेट कर रहा है, सोच रहा है वो। और इसमें वो अपनी बहन के साथ गया है टिंटन एबे। एबे इज नो कॉल्ड, एबे मीन्स होता है मठ, टिंटन एबे गया है जो वाय नदी के पास जो है वो स्थित है। और इस पोएम में वो पहले ये इससे पहले वो 5 साल पहले गया था टिंटन एबे और अब 5 साल बाद गया है। और वो जाकर वहाँ पर कहता है कि ये जितनी भी जो नेचर के ऑब्जेक्ट्स हैं वो उसके दिमाग में हॉन्ट करते रहते हैं। जब वो बच्चा था वो नेचर को कैसे देखता था, जब वो बड़ा हुआ तो वो नेचर को कैसे देखता था, और जब एडल्ट हो गया तो नेचर उसके लिए एक गाइड के रूप में कार्य करती है। ये सारी चीज़ें उसने टिंटन एबे में जो हैं वो बताई हैं। तो भाई यहाँ तक अगर लिख लिया हो तो मुझे बता दीजिएगा। डन, थैंक यू वेरी मच। अभी 1 मिनट का समय दीजिएगा मुझे।